हेलो स्टूडेंट। तो इससे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीपीटी नंबर 5। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टीपीटी जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप उसमें से इसको अपलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। और हाँ, एक और है, जिनका परसेंटाइल 99 से ऊपर है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय टीपीटी टॉपर टेस्ट पेपर्स, टॉपर डीपीपी एक ऑर्डर में प्रोवाइड करता हूँ। जैसे टॉपर डीपीपी नंबर 5 दिया, उसी टाइम पे टॉपर टीपीटी टॉपर टेस्ट पेपर दिया 5, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स मैं आपको उसका आंसर की प्रोवाइड करूँगा। आफ्टर दैट उसको पीडीएफ में सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा व्हाइट बोर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और टीपीटी 5 है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर की टीपीटी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इरोड़ो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस √7 मीटर रोल विदाउट स्लाइडिंग ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन rotating about horizontal axis OA. In the process, the center of the sphere move with the velocity v bar 1 meter per second along a circle of radius 4 meter. The find its kinetic energy. ठीक है, ओके ओके। तो व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करें। देखिए इसका डिटेल ना, तो क्वेश्चन 1 का मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, उसमें अटैच होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2। टू में कह रहा है, टू बी अगेन इरोडो का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है अ साइड वॉल एंड वाइड ओपन टैंक इज प्रोवाइडेड विद द नैरोइंग ट्यूब थ्रू द विच वाटर फ्लो आउट। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस एज पर 3:1। यहाँ के एरिया 3 है, यहाँ के एरिया 1 है। द वाटर लेवल इन द टैंक इज एच। एच मतलब ये जो हाइट है पानी का, जो वाटर का लेवल का हाइट है 4.6 मीटर है, higher than that in tube. Neglect viscosity of water. The minimum horizontal component of force tending to pull the tube out of the tank. ये जो ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब यहाँ पे जो ट्यूब लगा हुआ है, इस ट्यूब को रोक के रखने के लिए आपको कितने का फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ताकि इधर का जो पानी आए वो इस ट्यूब को बाहर ना निकाल पाए। तो समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए कि यहाँ का जो वाटर है ना, यहाँ का जो वाटर है वो इसे फोर्स ऐसे लगाएगा, इस पे ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा। तो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब ये बाहर निकलना चाहेगा। तो कंफर्म है कि आपको इसके इस सरफेस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर से ऐसे पकड़ के ट्यूब को ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो ट्यूब बाहर निकले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे बताइए कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा। आपके पास दो अप्रोच है, एक है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप बेसिकली कि यहाँ से x दूरी पे जाएंगे, dx की स्ट्रिप लेंगे, यहाँ का प्रेशर निकालेंगे। अब प्रेशर का जो फोर्स आएगा जो कि इस तरीके से बनेगा, उसके ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लेंगे, फिर करेंगे इंटीग्रेट। लेकिन उसमें भी कई चीजें हैं, उसमें एक मिस्टेक हो सकता है, पता है किस चीज का? इधर का भी तो फोर्सेज आ रहा है। चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या फर्क पड़ता, नहीं समझ में आ रहा तो जरूरी हर बात समझ में आया। क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, बनाते देखते, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो तुम बताना। ठीक है, कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक होते हैं तो वो भी बता देना। आई थिंक तुम देख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पाइप है ना, हम इस पाइप के वीडियो बनाएंगे। इस पाइप के, ये ना पाइप, ये जो पाइप है यहाँ से, ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है, सिर्फ हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक,
इसकी एबीडी बनाऊंगा। ठीक है इसमें वाटर है, नहीं वाटर की एबीडी नहीं बना रहा हूं, सिर्फ पाइप, स्पेशली वर्ड है पाइप, क्योंकि मैं मुझे पाइप को रोकना है ना, हम तो पाइप को धक्का मार रहे हैं, पानी तो उसके अंदर है। एबीडी किसका बना रहा हूं? पाइप का। तो पाइप की एबीडी बनाओ, इस पाइप की। तो पाइप पे तुम फोर्स ऐसे लगाओगे, पाइप पे तुम फोर्स ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे पाइप पे, पाइप पर, पानी वानी नहीं, पाइप पे। और अंदर का जो पानी है ये वाटर, वो इस पे फोर्स ऐसे लगाएगी, ऐसे। ये तो तुम्हारा फोर्स है, F1 मान लो। और वाटर का फोर्स ऐसे आएगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे ऐसे आएगा, और इस सरफेस पे ऐसे आएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर, ये वाटर का फोर्स है। और तुमने F1 ऐसे लगा कर रखा है, ऐसे लगा कर रखा है, ठीक है, पाइप पे। अब वाटर ने जो फोर्स इसके ऊपर लगाया है उसका, भाई एक ऐसे लगाएगा, नीचे वाले पे ऐसे लगेगा, रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। ये वाटर का फोर्स है, F2 दिखा दो इसका। दूसरा पता है क्या, ये जो सरफेस है ना, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का P0 है, तो P0 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक और फोर्स आएगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, स्लैंट सरफेस पे, जिसकी वैल्यू होगी P0 इंटू ये वाला परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस एरिया में से ये एरिया घटाओगे तभी तो ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब ये वाला, ये परपेंडिकुलर एरिया, दैट इज कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। इसका एरिया स्मॉल एस है, इसका कैपिटल एस है, तो इस वाले पे जो बाहर का एटमॉस्फेयर होगा उसका भी तो फोर्स आएगा, दैट इज P0 इंटू कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। समझ गए क्या कर रहा हूँ? ये पाइप है ना, ये पाइप, ये पाइप है, तो इस वाले सरफेस, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे बाहर का एटमॉस्फेयर का भी तो फोर्स ऐसा आएगा, ऐसे। तो वो फोर्स कितना होगा? एटमॉस्फेरिक फोर्स P0 इंटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया, परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया, ये कैपिटल एस है, ये स्मॉल है, ऐसा, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा? कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस। ठीक है, ओके। अब और कोई फोर्स देखो ना, और कोई नहीं है इधर से वाटर का F2 दिखा दिया, अपना F1 दिखा दिया, और एटमॉस्फेयर का आपने दिखा दिया, और कोई फोर्स है ना? एकदम ना। देन चूंकि पाइप इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्स बैलेंस करो, ये फोर्स F2 बराबर क्या आएगा? दैट इज F1 प्लस P0 कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस बनेगा। F2 बराबर F1 प्लस P0 कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, ये बनेगा। और आपको F1 चाहिए ना, क्योंकि आपने ऐसे लगा के रखा है, तो F1 के लिए आपको F2 निकालना पड़ेगा। और F2 निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे? F2 निकल गया तो उठाकर रख देना, F1 आ जाएगा। F1 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो F1 ही तो है, नहीं? हाँ, F1 कैलकुलेट, F1 इसका, F1 नहीं, F2 पानी। अब पानी की वीडियो बनाएंगे, सिर्फ वाटर की वीडियो बनाएंगे, सिर्फ वाटर की वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, सिर्फ वाटर की एबीडी बना रहा हूँ। सिर्फ वाटर की वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो वाटर है, वाटर पे यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर होगा, देखो इसकी वजह से आएगा। ये जो वाटर है ना, यहाँ सरफेस बना दो, यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर आएगा, दैट इज P, यहाँ का प्रेशर P मान लो, यहाँ P। और ये प्रेशर P ना यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है ना, अगर एरिया बराबर है तो प्रेशर हर जगह सेम होगा ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल। ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम एट ईच पॉइंट। जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का दिखाओगे, मान लो P है, तो यहाँ का फोर्स क्या दिखाएंगे? P स्टैटिक प्रेशर P इंटू कैपिटल एस, वाटर के इस सरफेस पे आएगा, और इस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, दैट इज P0 इंटू स्मॉल एस, ये बनेगा। और ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, क्योंकि वाटर ने
इस ट्यूब पे F2 लगा रखा है, इस वाटर ने इस ट्यूब पे F2 लगा रखा है ना, ऐसे F2 लगा रहा है, तो ट्यूब वाटर पे F2 ऐसे लगाएगा, F2 ऐसे लगाएगा बस। और कोई और कुछ ना जी, तो कुछ नहीं। यहाँ से फोर्स आएगा P इंटू एस, यहाँ का फोर्स आएगा P नॉट इंटू स्मॉल एस, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है इस पे F2 का फोर्स आएगा, जो कि ट्यूब लगा रहा होगा वाटर पे, तुम नहीं, ट्यूब, तुम F1 लगा रहे हो। अब इक्वेशन बैलेंस करो तो क्या लिखोगे, P कैपिटल एस बराबर F2 प्लस P नॉट इंटू स्मॉल एस। ओके, तो यहाँ से F2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज P कैपिटल एस माइनस P नॉट इंटू स्मॉल एस। उठा के यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा P कैपिटल एस माइनस P नॉट इंटू स्मॉल एस बराबर F1, और ये P नॉट प्लस एस अलग अलग कर लो, P नॉट इंटू माइनस एस। सही है, सही है यार, जो सॉल्व करो देखा जाएगा, इतना क्या घबराना, लाइव घबराने के लिए होना है नहीं। इसको क्या लिखेंगे, P माइनस P नॉट इंटू कैपिटल एस है, क्वेश्चन नंबर 2। अब P निकलेगा तो आंसर आएगा। P के लिए आपको यहाँ का प्रेशर निकालना पड़ेगा, यहाँ का प्रेशर कितना है, तो इसके लिए देखिए ट्यूब इस तरीके से, यहाँ पे जो पानी निकल रही है ना, इसकी बनने की वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स √2GH आएगा अगर ये वाला हाइट है तो, ये बनेगा √2GH। अब मुझे यहाँ का प्रेशर चाहिए, यहाँ का प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का है। ओके, यहाँ की वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, मान लिया वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पे बराबर थ्रो लगा दे, लगा दो, ये बनेगा P, यहाँ का प्रेशर P प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, P प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर यहाँ का प्रेशर, आउट का प्रेशर P नॉट बनेगा, एंड प्लस हाफ रो इंटू फ्लक्स वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 2GH। यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज दो तो बनेगा हाफ रो v1 स्क्वायर, माइनस साइन बनेगा, ये बनेगा ओके हाफ रो 2GH, लिखे रहने दो, प्लस P नॉट रहने दो। एक और चीज पता है क्या, यहाँ आप लिखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कैपिटल S इंटू V1, कैपिटल S इंटू V1 बराबर यहाँ का स्मॉल s इंटू V √2GH। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आएगी स्मॉल s अपान कैपिटल S √2GH। इसकी वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रख दो, तो ये वैल्यू बनेगी P इक्वल्स टू माइनस हाफ रो, इसका स्क्वायर करो, स्मॉल s का स्क्वायर अपान कैपिटल S का स्क्वायर 2GH, ये क्या आएगा हाफ रो 2GH प्लस P नॉट, तो ट्वाइस का टर्म ट्वाइस से तो कैंसिल आउट ही कर देगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है रो GH कॉमन आ रहा है, देखो रो GH कॉमन आ रहा है, और ये बनेगा 1 माइनस स्मॉल s का स्क्वायर अपान कैपिटल S का स्क्वायर प्लस P नॉट बनेगा। दिस वैल्यू इज नथिंग बट रो GH कैपिटल S का स्क्वायर माइनस स्मॉल s का स्क्वायर अपान कैपिटल S का स्क्वायर प्लस P नॉट। इस वैल्यू को उठा के आप वापस कहाँ प्लेस कर देंगे, प्रीवियस इक्वेशन। तो P माइनस P नॉट चाहिए ना, इसको इधर भेज दो,
P माइनस पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच कैपिटल एस स्क्वायर माइनस स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन कैपिटल एस स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के तुम्हें वापस प्लेस करना है यहाँ पे, तो कितना आएगा रो जी एच कैपिटल एस का स्क्वायर कैपिटल एस का स्क्वायर माइनस स्मॉल एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल एस स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फोर्स क्या होता है प्रेशर रो जी एच और एरिया। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए दिस वन। ओके, सारा कैलकुलेशन करने के बाद अंतिम में समझ में आया कि हमने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि ये जो लिक्विड है जो बाहर की ओर भाग रहा है इसमें एक्सेलरेशन है ना, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी इंक्रीज की है मतलब लिक्विड एक्सेलरेट किया, उसमें नेट फोर्स जीरो कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ का ये लिक्विड है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, तो लिक्विड यहाँ पे एक्सेलरेट किया, अंडरलाइन है लिक्विड एक्सेलरेट किया, उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है। जब एक्सेलरेट कर रहा है तो तुम कैसे लिख सकते हो नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। नहीं मिस्टेक है, यहाँ पे जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे वो कम वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा तेज निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन ना बोल के मोमेंटम बोलो, मोमेंटम चेंज हो रहा है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे भी वेलोसिटी से, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था मान लो भी था, तो भी से इससे पानी इंटर कर रही है और यहाँ पे वही पानी भी से बाहर निकल रही है। यहाँ पे जो वाटर है वो भी से अंदर जा रही है और यहाँ पे भी से बाहर निकल रही है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोमेंटम, जो फोर्स लग रहा है वो है, इसकी एबीडी पे जो फोर्स लग रहा है वही तो रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है गलत लिखा है, इसको क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था, तब फिर कैंसिल करो। इसको लिखना चाहिए था, बताता हूँ। एक्सेलरेट मोमेंटम इधर चेंज हो ना, इधर PS माइनस F2 माइनस P नॉट S, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज कितना होगा इस सिस्टम का, मान लो dt टाइम में, मान लो dt टाइम में इसमें dm मास इंटर किया, तो dm मास इससे बाहर भी तो निकलेगा dt इंटरवल में। अगर dt इंटरवल में dm मास आया तो dm मास बाहर निकला। dt इंटरवल में अगर यहाँ पे dm मास आया तो यहाँ से dm मास बाहर निकला, इस सिस्टम का मोमेंटम कितना चेंज हुआ बताओ, कितना चेंज हुआ। तो देखो कैसे कहोगे, तो इस तरीके से, ये पहले तो पार्ट इतना ही था, इसका जो मोमेंटम था वो पहले से फिक्स था, पहले से फिक्स मोमेंटम। यहाँ पे डीएम मास जब इंटर कर रहा है डीएम मास, तो इतना मोमेंटम ये लेके जाके दे रहा है, लेकिन इतना डीएम मास जो बाहर निकल रहा है वो मोमेंटम लेके बाहर निकल गया ना। तो पूछो पूरे सिस्टम के मोमेंटम में कितने का चेंज हुआ, इसी डीएम के वजह से चेंज हो रहा है, जो इधर से इंटर कर रहा है जो इधर से बाहर निकल रहा है। कि बाकी तो कांस्टेंट है, जैसे मान लो मेरा सर फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ना आपका ये है, ये पार्ट है बेसिकली, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट। तो अब ये तो फिक्स है, इसका जो मोमेंटम वो तो मोमेंटम फिक्स है, इस पार्ट का मोमेंटम फिक्स है। अब यहाँ से डीएम मास घुसा, इधर से डीएम मास बाहर, तो पूछिए इसके मोमेंटम में कितने का चेंज हुआ, dt इंटरवल में कितने का चेंज हुआ।
जो ये मास अंदर गया, जो मास बाहर निकला, इसी का तो चेंज आया, मोमेंटम चेंज। ठीक है, चलो इतने पार्ट का मोमेंटम चेंज कितना हुआ? अच्छा नहीं, लास्ट बार सुनो, फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ये जो है ना, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, सुनने में क्या फर्क पड़ता है, सुन लो। इस तरीके से आपकी एबीडी में इन है, आपकी एबीडी बस इतना ही है, क्योंकि फोर्स इक्वेशन तो आपने इतने का बनाया है, इतने मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो इतने का ही एबीडी बस इतना है, बाकी किसी से मतलब नहीं, इधर से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इतने के पार्ट में मतलब। मुझे ये बताओ, इतने का जो मोमेंटम है सो है dt इंटरवल में, ये यहाँ से लिक्विड आ गई यहाँ पे। अब ये जो रीजन की लिक्विड है, इस रीजन की जो लिक्विड है, वो लिक्विड यहाँ से क्या हो गई, बाहर निकल गई, बाहर निकल गई। तो कोई पूछे मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो फाइनल सिस्टम कौन है तुम्हारा? फाइनल सिस्टम तुम्हारा ये है, ये है, ये है। और इनिशियल सिस्टम तुम्हारा कौन सा है? इनिशियल सिस्टम तुम्हारा ये है। तो मोमेंटम चेंज क्या बताओगे? तो मोमेंटम चेंज बताओगे कि इतने पार्ट के मोमेंटम में से तुम्हें ये ब्लू वाला पार्ट का मोमेंटम घटाना है। तो ये रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला सर्कल, ये देखो ये वाला टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है, ये तो दोनों में है, तो हट जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम चेंज क्या हुआ? इसके मोमेंटम में से ये मोमेंटम हटाओगे, यही चेंज हुआ, क्योंकि ये तो पार्ट दोनों में कॉमन है ना, फाइनल वाले में भी और इनिशियल वाले में भी। तो चलो dp बाई dt, ये मास dm है, क्या लिखोगे? dm इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स माइनस dm इंटू यहाँ की वेलोसिटी, जो कि हमने मानी है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, कितना मानी है? v1 मानी है, v1 मानी है, यहाँ पे v1 लिखेंगे। तो मास इंटू वेलोसिटी dt इंटरवल में मोमेंटम चेंज है, दैट इज dp। तो पीछे dp बाई dt कितना होगा? अच्छा, व्हाट इज dm बाई dt? dm बाई dt इज रो ए भी, रो ए, ये ले लो क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल एस इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स यहाँ पे, दैट इज रूट 2 gh, रो ए भी रूट 2 gh, ये लिखेंगे रो ए भी। तो रो डेंसिटी ए, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल एस, और यहाँ की वेलोसिटी रूट 2 gh आया था। dm बाई dt दोनों में कॉमन निकाल लो बाहर, ये बनेगा वी, वी अगेन हो जाएगा वही रूट 2 gh है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रहने दो, दैट इज dp बाई dt। ये वैल्यू बेसिकली आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ से आपका f2 की जो वैल्यू आएगी, दैट इज f2 इज, इसको इधर भेज दो, बाकी किधर भेजो, दैट इज ps माइनस पी नॉट एस, ps माइनस पी नॉट एस, और dp बाई dt इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो बनेगा रो स्मॉल एस रूट 2 gh इंटू ve माइनस v1, f2। इस f2 किसके जगह पर रख दो, दैट इज f1, इस f2 को मैंने यहाँ रखा है f1 प्लस पी नॉट एस माइनस पी नॉट स्मॉल एस, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से f1 की जो वैल्यू आएगी उसको उठा के वापस इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से f1 कितना आएगा देखें, तो यहाँ से f1 जो आएगा, दिस वन इज f1 इज ps नहीं, अब पी नॉट एस, पी नॉट एस को उधर भेज दो ताकि एस कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, p माइनस पी नॉट इंटू कैपिटल एस बनेगा, तो पी एस और पी नॉट एस, एस कॉमन है, तो p माइनस पी नॉट f1 बराबर, ये है माइनस रो एस स्मॉल एस रूट 2 gh
ब्रैकेट में वी माइनस वी वन। हाँ ओके, ये आपका F1 आ गया। अब आंसर पाने के लिए पता क्या चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। अब P के लिए तो आपने यहाँ पे जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन लिखी है ना, एकदम ये सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कंटिन्यूटी क्वेश्चन सही है। इससे P माइनस पी नॉट की वैल्यू ये है, इसको उठा के आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ये बनेगा। और कैपिटल S मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा रो जी एच कैपिटल S स्क्वायर माइनस स्मॉल एस स्क्वायर अपान कैपिटल एस, ठीक है, बनेगा रो, ये बनेगा स्मॉल एस, ये रूट टू जी एच, भी रूट टू जी एच है, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ से आएगा रूट टू जी एच ब्रैकेट में भी माइनस वी वन। अब वी वन आपका कितना है देखिए, कंटिन्यूटी क्वेश्चन में वी वन में निकाला था, वी वन इज एस अपान कैपिटल एस रूट टू जी एच, तो एस अपान कैपिटल एस अपान कैपिटल एस रूट टू जी एच भी है ना, भी है ना, यहाँ पे भी लिख दो। ओके ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है, F1 बराबर यहाँ से आएगा, दैट इज रो जी एच, रो जी एच यहाँ भी है। अब पता है ये जो भी है ना, भी ये अगेन रूट टू जी एच है, तो रूट टू जी एच से रूट टू जी एच यहाँ पे लग जाएगा, तो ये टू जी एच बन जाएगा, नहीं ये भी हटा दो, ये रूट हट जाएगा, और ये बन जाएगा वन, तो एक बनेगा कैपिटल एस ब्रैकेट में एस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, रो जी एच कॉमन है, देखो अपान कैपिटल एस भी कॉमन है, रो जी एच और कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, देखो रो जी एच कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस अपान एस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल एस प्लस स्मॉल एस बचेगा, और यहाँ से रो जी एच बाहर निकाल लियो, रो जी एच बाहर निकाल लियो, रो जी एच बाहर निकाल लियो, और ये भी बाहर निकाल लियो, कैपिटल एस बाहर निकाल लियो, तो टू इंटू स्मॉल एस बचेगा ना माइनस साइन के साथ। अब यहाँ से क्या आएगा, रो जी एच अपान कैपिटल एस, और ये माइनस एस इसके साथ लगेगा, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस का होल, एंड दिस वन इज आंसर। समझ गया, कोई बात नहीं, रोड का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आंसर में क्या जा रहा है, आंसर में आएगा आपका रो जी एच अपान कैपिटल एस, रो जी एच अपान कैपिटल एस, आंसर इज पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, 3 में क्या रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बीम कमिंग आउट ऑफ अ होल इन अ वेसल इज described by this equation. Take the temperature of the gas in the vessel. Find the most probable value of the velocity of the molecule in the beam, where dn is the number of molecule having the velocity range from this. तो थर्मोडायनामिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, यहीं पे हम ग्राफ दिखाते हैं, देखो तो बेसिकली ये है क्या, यार सही से सुनो तो, dn अपान dv वर्सेस v का ग्राफ, v की जगह पे जीरो प्लेस करोगे वैल्यू जीरो आएगी, और v के जगह पे जब इनफाइनाइट प्लेस करोगे तो e का पावर माइनस इनफिनिटी इज अगेन जीरो, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, ये वाली वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। इसका मतलब ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन को एफ भी है बेसिकली, dn अपान dv तो एफ भी है, dn अपान dv तो एफ भी है, देखो एफ भी, ये जो भी फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमा होगी वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगी। इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में कर देंगे और कर देंगे जीरो, तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम पे आएगी। इस फंक्शन को करो डिफरेंशिएट, थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मैंने क्या किया, फंक्शन है f बराबर ए बी क्यू ई टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपान 2kt, डिफरेंशिएट करो डी एफ अपान डी बी इक्वल्स टू 0, तो एक बाहर आ जाएगा वी क्यू फर्स्ट फंक्शन, इसको इसका डिफरेंशिएशन,
बनेगा ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 kT। फिर अंदर वाले का फंक्शन बनेगा m अपान 2 kT। अब v स्क्वायर क्या बनेगा 2v माइनस साइन के साथ प्लस ये e का फंक्शन ऐसे ही रहेगा माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 kT और v क्यू का फंक्शन बनेगा 3v। सबको जीरो कर दो 3v स्क्वायर, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब v स्क्वायर का जो टर्म है 2 से 2 भी कट जाएगा और इसको इधर भेज दो तो बनेगा वी क्यू इंटू वी एम अपान के टी बराबर 3v स्क्वायर। तो ये इसको कट करके वी स्क्वायर यहाँ से वी क्यू क्या आएगी 3kT अपान एम अंडर रूट। तो आंसर इज 3kT अपान एम अंडर रूट। सी पार्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। 4 में कह रहा है कि फॉर अ केस ऑफ एन आइडियल गैस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस इन विच द मोलर हीट कैपेसिटी वैरिंग अकॉर्डिंग टू दिस। इस तरीके से वैरी कर रहा है, तो हर प्रोसेस का इक्वेशन बताइए, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। चलो एक प्रोसेस का इक्वेशन मैं बताता हूँ, एक या दो का, बाकी तुम वैसे ही करके देख लेना। ये पार्ट को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हीट कैपेसिटी सी बराबर क्या है सी भी प्लस अल्फा टी। सी भी आइडियल गैस तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे सी कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट नहीं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं होगा। पॉलीट्रॉपिक पीवी का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, ये तभी बनता है जब इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन होता है और उसमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आती है, बट ये तो वेरिएबल है, इसलिए हम फर्स्ट ला यूज करेंगे और डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म यूज किया जाता है। डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे एन सी डी टी, सी बी डी टी, और डी यू की जगह पे क्या लिखेंगे अगेन एन सी बी डी टी, मीटर का चेंज एन सी बी डी टी हमेशा होता है, और डी डब्ल्यू दैट इज पी डी बी। अच्छा यहाँ से सी भी ना इसे कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ से क्या आ गया एन अल्फा टी डी टी बराबर पी डी बी। पी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी अपान बी, पी की जगह पे तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ से बनेगा एन अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन एन आर डी वी अपान बी बनेगा, कर दो इंटीग्रेट एन से एन भी हट जाएगा, ये बनेगा अल्फा टी बराबर आर, ये बनेगा एल एन भी, और एक कांस्टेंट लगा दो इसी में, पता है वो जो सी लिखते हो ना कैपिटल सी, उसको आर एल एन सी करके लिख दो, ये भी तो कांस्टेंट ही है, क्या फर्क पड़ता है, तो बनेगा आर एल एन सी भी जैसा बन जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो बताइए, क्या लिख सकते हो, इससे आ रहा है अल्फा टी अपान आर बराबर एल एन सी भी, इसको लिखोगे सी भी इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा टी अपान आर। इक्वेशन क्या बन गया सी नया कांस्टेंट बराबर v का पावर -1 ई टू द पावर अल्फा टी अपान आर। अब देखो v का पावर ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो एक नया कांस्टेंट बना के इसको बना सकते हो v ई टू द पावर माइनस अल्फा टी अपान आर बराबर एक नया कांस्टेंट सी नॉट लिख सकते हो। इसको इधर भेज, इसको इधर, और इसको इधर भेज 1/c को सी नॉट मान लो, ठीक है। तो v ई पावर अल्फा टी, ये पार्ट इज आंसर, v पार्ट। इक्वेशन 2 इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे भैया अभी मैंने किया ना, आप वैसे ही इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। थर्ड में बता देता हूँ, थर्ड इक्वेशन बता देता हूँ। चलो थर्ड के लिए क्या करना है आपको, थर्ड का इक्वेशन क्या है c बराबर सी भी प्लस अल्फा पी है, तो इसके पे डी क्यू लिखेंगे, अगेन डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू क्या होगा एन सी डी टी, एन सी डी टी, डी यू क्या होगा एन सी बी डी टी,
प्लस पी डब्ल्यू, अब आएगा एन अल्फा पी डी टी बराबर, यह है पी डी बी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा एन अल्फा डी टी डी वी। नाउ इंटीग्रेशन करो, तो बनेगा एन अल्फा टी बराबर भी प्लस सब कॉन्स्टेंट सी। उन्होंने इक्वेशन में क्या रखा, दैट इज भी माइनस, तो इसको इधर भेज दो तो बनेगा भी माइनस एन अल्फा टी बराबर माइनस सी एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, भी माइनस एन अल्फा टी, आंसर इज सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a mercury a drop shaped at a round tablet of radius r and thickness h is located between two horizontal glass plates, assuming h is less than r, less than r. A mass m is weight had to be placed on the upper plate to diminish the distance between the plate n times. m times plate को दूरी को कम कर देता है. The contact angle is theta. Given that r equals to इतना, h इतना, theta इतना, n बराबर इतना, surface tension is इतना. The pressure inside the drop is greater than outside इतना. A mass placed on the upper plate is approximate इतना. Pressure inside ठीक है. Okay. क्वेश्चन 5 में क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉपलेट है, हमने इस पे एक प्लेट दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, और इसकी 20 की दूरी मान लो h है। अब इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर मैंने मान लिया, ठीक है। अब आउटसाइड का प्रेशर पी नॉट है, इनसाइड प्रेशर पी है। देखो क्या होता है, जो एक्सिस प्रेशर होगा डेल्टा पी एस, फॉर्मूला होता है टी अपान आर वन प्लस टी अपान आर टू, इरडो की क्वेश्चन इरडो में है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें ना प्रिंसिपल एक्सिस देखे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच वन हैज द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है ना इसका रेडियस मिनिमम है, मिनिमम है। और एक सरफेस आपका ये है इस तरीके से, मतलब ऐसा है ना, ये सरफेस जो बीच का ना वो कुछ एक टाइप से ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है, इस तरीके से। तो एक तो सरफेस आपका ये बन गया, इसका रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो दिख रहा है, और एक सरफेस ये बन गया, इसका जो रेडियस बनेगा, रेडियस अप्रोक्सीमेट एच का हाफ दिखाएगा, एच बाई टू, ये बनेगा इस तरीके से टी अपान कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, ये रेडियस और ये रेडियस जो बनेगा दैट इज आर टू इज एच अपान टू। बट क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन में एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, ये मेंशन है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। आप क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो बन जाएगा 2t अपान स्मॉल एच बन गया। ओके, बट पता है दिक्कत है एंगल का, मतलब हम लोग मिस्टेक किए जाते हैं। एक तो ये रेडियस आ रहा है और एक इस कर्व का रेडियस, देखो ये सरफेस ऐसा है ना, ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, एक रेडियस ये होता है, वो तो कैपिटल आ रहा है, और एक रेडियस ये होता है इस कर्व का रेडियस, इस कर्व का रेडियस। तो ये जो कर्व है ना इसका रेडियस ये होता है। अगर यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, तो ये रेडियस बेसिकली आपको क्या है R2, और इसको अगर इससे मिलाते हो ऐसे, ये दूरी तुम्हारा h/2 है, ऐसे, ठीक।
ओके, तो अब आपको इस h/2 में, अब ये R2 यहाँ पे लिखना था, ये इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। दिस वन इज, इसको R2 रहने दो अभी, R2। अभी R2 निकालना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि कांटेक्ट एंगल थीटा है, तो ये सरफेस और इसके बीच का एंगल, मेटल के सरफेस के बीच का एंगल, दिस एंगल इज थीटा, दैट इज 135, मतलब ऐसा है, दिस एंगल इज थीटा। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये सेंटर और ये रेडियस R2, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 होगा। आगे बढ़ा, ये हाइट h/2 है। अच्छा, अगर ये 90 है, कौन सा 90 है? ये पूरा 90 होगा ना, ये पूरा 90 होगा। 1 सेकेंड, ये भी तो 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अगर ये थीटा है, ये क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा बनेगा। ये पूरा 90 है, अगर ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, तो ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल क्या बनेगा? अच्छा, ये एंगल, लेट्स दिस इज बीटा। अगर एंगल बीटा है, ये पूरा एंगल 90 तो बनेगा 90 माइनस बीटा, ये पूरा 90 तो बनेगा बीटा। तो इसमें एक रिलेशन होगा, दैट इज cos बीटा इज इक्वल टू h/2 अपॉन R2। cos बीटा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आएगी h/2 cos बीटा। उठा के यहाँ रख दो, t अपॉन R प्लस t अपॉन R2, R2 रखो, h/2 cos बीटा। बट क्वेश्चन में तो मेंशन है कि h R से बहुत कम है। एच आर से अगर बहुत कम हो जाए, एच आर से बहुत कम हो जाए, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। इससे डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी? दिस वन इज 2t एंड कॉस बीटा जब लिखोगे 180 माइनस बीटा, तो कॉस 180 माइनस बीटा इज माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो कोई पूछे कि कितना प्रेशर अंदर का ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा है, तो 2t cos अपन, और अल्फा सरफेस टेंशन है। इरडो का क्वेश्चन है बेसिकली, अल्फा इज द सरफेस टेंशन। अल्फा के टर्म में जहां होता है इरडो में भी होता है। आंसर इज सी पार्ट। अब प्रेशर अंदर का ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्केविटी अंदर को है। ओके, अब कह रहा क्वेश्चन में कि इस पे जब मास रखोगे ना, अंदर का प्रेशर चेंज होगा, ये हाइट चेंज होगा, हाइट चेंज होगा, तो कितने का चेंज होगा ये भी तो निकालना पड़ेगा, प्रेशर। ओके, तो देखो, ओके, तो आंसर इस सी पार्ट। फिर कह रहा है कि कितना मास प्लेस किया गया होगा। इसके लिए क्या करेंगे देखना, इसको फिर बनाएंगे इस तरीके से था। जब हमने रेडियस मानी है ना, ये रेडियस R2 है, ठीक है, और ये रेडियस R1 था। आधे की एबीडी बनाते हैं, आधे लिक्विड की एबीडी बनाओ पार्ट की, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये R2 बराबर आएगा। ऊपर जो प्लेट है ना, ऐसे एक प्लेट रखा गया है जिसका इनिशियल मास मान लो m1 है, तो एबीडी में m1 जी नीचे की ओर दिखेगा, और अंदर का प्रेशर है ना डेल्टा पी, एक्स्ट्रा प्रेशर है डेल्टा पी, तो उसका फोर्स ऊपर को दिखेगा, दैट इज डेल्टा पी इंटू ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज पाई इंटू R2 स्क्वायर। देखिएगा, अगर आपने ऐसा लिया है और अंदर लिक्विड है, अंदर
लिक्विड का जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो डेल्टा पी है, और आधे केपीडी बना दिया, आधे केपीडी बना दिया, तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, वो इतने का एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर देगा। इतने का एक्सिस प्रेशर अंदर का है डेल्टा पी, तो प्रोजेक्टेड एरिया से, इस प्रोजेक्टेड एरिया से फोर्स ऊपर को आएगा, वो ऐसे इतना आएगा। अगर मान लो ये आधा नहीं, यहाँ पे था ना, यहाँ पे, तो फोर्स का कंपोनेंट दिखाना पड़ता है, ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट दिखाना पड़ता है, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते, फिर आंसर ये आ जाता। इसलिए मैंने ऐसे दिखाया ताकि फोर्स ऐसे दिखे आपको, ये वाला, और यही फोर्स बेसिकली ये है। नेट फोर्स वाई में बैलेंस कर दो, दैट इज m1g इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए R2 और हाइट में एक रिलेशन था क्या? हाँ, R2 और हाइट में एक रिलेशन था, देखो R2 बराबर 9, तो R2 की वैल्यू इतनी है, ये वाला R2 है ना, R2 ये है, R हमारा ये है ना, तो पता है हमने थोड़ा सा ना, ये R है ना बेसिकली, इसको R ही रहने दो, कंट्रोल जेट, ये R रहने दो इसको, ठीक है, इसको भी R रहने दो, ये R है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये रेडियस R था ना, ये वाला R मान था, R2 तो ये था, R ये था, तो हम लोग ये लिख रहे हैं ना। अब डेल्टा पी की जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे, तो दैट इज m1g बराबर डेल्टा पी की जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा पी की जगह पे आया था 2 अल्फा कॉस थीटा अपान एच, तो 2t कॉस थीटा अपान एच इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई, दिस वन इज 2t कॉस थीटा अपान जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, इतने बन गए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जब इस पर तुम एक्स्ट्रा मास रखोगे ना, m2 मास एक्स्ट्रा रखोगे, तो बनेगा m2 इज इक्वल टू, ओके, अब क्या हुआ, मास m1 और इस बीच की दूरी h में रिलेशन आ गया, इस h पर रिलेशन आ गया। अब कह रहा है कि जब इसमें एक्स्ट्रा मास रखा जाता है, तो ये जो हाइट जो है h/2 हो जाता है, h/2, h/2, तो फिर m2 पर क्या लिखोगे? 2t cos थीटा अपान g, और h की जगह पे लिख दो h/2, बाई 2 करोगे तो 4 बच जाएगा। और ये रेडियस तो अप्रोक्सीमेट यही रहेगा, r में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट दिस वन, नो चेंज। ये रेडियस बहुत ज्यादा है ना कंपेयर टू इसके, इस h से ये r बहुत ज्यादा है, तो h अगर आधा भी होगा तभी भी ये जो r होगा अप्रोक्सीमेट वही रह जाएगा। ये r बहुत ज्यादा है, h बहुत कम है, बहुत कम है। तो अच्छा, ये जो एक्सिस प्रेशर है ना, इसमें अगर तुम सही से देखो तो ऐसे था बेसिकली, ये इस तरीके से था, सही से देखो तो ऐसे था, ये r था बेसिकली, दिस वन इज r, ये वाला r है भाई, ये वाला हमारा दैट इज, यहाँ जो कर्व बन रहा है इसका रेडियस दैट इज r2। ओके, अब कितना मास आपने रखा, इसी का डिफरेंस ना भाई, m2 क्या है? टोटल मास, इस पे डेल्टा m मास रखने के बाद का टोटल मास m2 है, और m1 इस प्लेट का मास है, डेल्टा एक्स्ट्रा मास है, एक्स्ट्रा मास रखने के बाद m2 है, इसका मतलब डेल्टा m किसके बराबर होना चाहिए? इसमें से घटा दो, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 2t cos थीटा डिवाइड बाय gh इंटू पाई आर स्क्वायर। अब उन्होंने वैल्यू अप्रोक्सीमेट दे रखी है, कैपिटल आर 2 सेंटीमीटर है, देखो कैपिटल आर 2 सेंटीमीटर है, h 0.38 है, थीटा 135 है, सारी वैल्यू तो पता ही है। सरफेस टेंशन T 490 है, उठा के प्लेस कर दो, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.73 kg, वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 0.7 kg, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कह रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा between two parallel walls separated by a distance L are arranged in an identical wall, each of mass m and radius r in a line perpendicular to the wall. Initially, every wall is given velocity u toward one of the wall. If all the collisions are perfectly elastic and the floor is frictionless, the average force F on either of the wall is given by this one, where x and y are constant, then value was. Okay, question number 6 पे आते हैं. 6 में कह रहा है इस तरीके से. सिक्स में इस तरीके से 20 की दूरी मान लो L के बराबर है, और अभी हम ना n आइडेंटिकल बॉल है, तो एक एक बॉल से एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक बॉल मान लो ऐसा, इसका रेडियस r के बराबर है, तो अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी भी है मान लो, तो ये बॉल यहाँ पे जाके टक्कर मारेगा. टक्कर मार कैसे आएगा? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम दैट इज L माइनस ट्वाइस ऑफ r डिवाइड बाई v लगेगा. क्यों भाई? सेंटर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इसके बीच में कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे रहेगा बॉल, जब जाएगा टक्कर मारने के लिए तो ये वाला r नहीं जा पाएगा आगे, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ये वाला r नहीं जाएगा. मतलब सेंटर ऑफ मास ना ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे. एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो L माइनस 2r का डबल तय करेगा ना भाई. ये दूरी कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? L माइनस 2r, लेकिन डबल जाएगा ना एक चक्कर में, डबल स्पीड भी है, डिवाइड कर दिया. अब जो कोलिजन है अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम चेंज इस वॉल के साथ मोमेंटम चेंज कितना आएगा? देन डेल्टा p इज ट्वाइस ऑफ mv आएगा. क्यों? mv इधर और टक्कर के बाद माइनस mv, तो माइनस mv माइनस ऑफ mv दैट इज ट्वाइस mv. तो कोई पूछे एवरेज फोर्स कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो टाइम से, तो दैट इज 2mv डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ L माइनस 2r, v का टर्म ऊपर, दैट इज. अगर वन सिंगल बॉल होता बीच में, सिंगल बॉल होता तो एवरेज फोर्स इतना आता. ठीक है, तो अगर दो बॉल होंगे तब चेक करते हैं. ओके, अच्छा अगर दो बॉल होते तो तुम कल्पना करके देखो, सिमेट्री से एक बॉल को मूव करने में जो उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये पता कर लेते हैं, और दूसरे के बाद ही हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा. देखो मान लो बीच में चले जाओ. ओके, एक काम करो, ये बीच का दूरी मान लो. ठीक है, सिमेट्री देखते हैं, हर जगह से तो सेम आएगा सिमेट्री से. इस तरीके से फिर से. अच्छा, जब ये इस रीजन में जाएगा फिर ऐसे आएगा, तब तक ये इस रीजन में जाएगा फिर ऐसे आएगा. आया? अब मुझे बताओ, जब ये यहाँ पे आएगा और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये इससे इलास्टिकली टकराएगा. अब ये तो बॉल ए है ना, तो ये भी ए है, ये बी है, तो ये बी है. तो जब ये यहाँ पे आके ऐसे इसे टक्कर मारेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी और इसकी इधर एक्सचेंज हो जाएगी. फिर ये ऐसे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा. इसका मतलब अगर दो बॉल है ना, तो तुम कल्पना करके देखो, सिर्फ आधा ही रीजन एक बॉल को मिल रहा है. मतलब उसके लिए जो L होगा, दो बॉल के लिए, एक बॉल के लिए जो L होगा, L वो पहले वाले L का हाफ होना चाहिए. इसका मतलब उस केस में जो एवरेज फोर्स बनना चाहिए, एवरेज फोर्स वो बनना चाहिए. सब कुछ तो यही रहेगा, 2mv स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ L इज रिप्लेस बाई हाफ, L बाई 2 माइनस ट्वाइस r. 2 से 2 हटाई दो. सिमिलरली अगर n बॉल होते तो जो एवरेज फोर्स होता तुम क्या करते? ये बनता mv स्क्वायर, ये तो यही बनता. L इज रिप्लेस बाई 2 है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो L इज रिप्लेस बाई L अपॉन n माइनस ट्वाइस ऑफ r. इससे रिप्लेस हो जाता.
इससे एवरेज फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? दिस वन इज एन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल माइनस ट्वाइस ऑफ एन आर। ये देखो, तो यह एन एम वी स्क्वायर अपान, मतलब यू का स्क्वायर भी 2 आएगा और यहाँ पे n का कोफिशिएंट भी 2 आएगा, तो x भी 2 है, y भी 2 है। ए एंड सी इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि माउंटेन क्लाइंबर इज स्लाइडिंग डाउन अ वर्टिकल रो, हर टोटल मास काउंटिंग इक्विपमेंट इज 65 kg बाय द एडजस्टिंग इतना, द टेंशन द रोप एज फंक्शन ऑफ इतना। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन, इम्पल्स क्वेश्चन है और क्या। इसमें क्या करना है आपको, ये रस्सी है आप बना देता हूँ, आदमी की बड़ी बनाओ तो टेंशन टी ऊपर दिखाओगे, एम जी तुम नीचे दिखाओगे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, इम्पल्स बनेगा, चेंज इन मोमेंटम, मास कितना है इसका 65, फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल 0। अब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस एम जी डी टी इंटीग्रेशन, तो बन जाएगा सिंपल एम जी इंटू टी बन जाएगा 65 इंटू भी। अच्छा टी डी टी क्या बनेगा, इस ग्राफ की एरिया निकाल लो, ये ट्रेपीजियम के एरिया और ये ट्रेपीजियम के एरिया निकाल लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर रख देना, इसके जगह पे रख देना, इसके जगह पे रख देना, ये वाला एरिया निकाल के बन गया माइनस एम जी। अब माइनस एम जी बोलो क्या 65 और टाइम क्या 2 सेकेंड, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस 65 जी इंटू 2 बराबर 65 इंटू बी, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा, मे भी 5 आता है। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि in free space a sail is flying toward a large plane surface with speed u perpendicular to the surface. When it is at a distance l from the surface, explode into infinitely large number of fragments. The speed of each fragment relative to the mass center is capital V. If the radius on the plane surface in which all the fragments strike the surface is r, its value is equal to this one, then find lambda 2 and lambda 1. क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, मुझे ऑलरेडी पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये वॉल है और यहाँ से L डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जो स्पीड u से आ रहा है, और ये पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पार्टिकल में एक्सप्लोड हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो रहा है। इस तरीके से कि इन पार्टिकल की वेलोसिटी इनके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल इस वॉल पे जब टकराएंगे तो इस वॉल पे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, कितने एरिया में टकराएंगे, कितने रेडियस में टकराएंगे, कितने रेडियस में टकराएंगे ये बताना है, ठीक है। चलो अच्छा, एक यहाँ पे हर पार्टिकल की स्पीड u है, तो अगर मैं कहूं कि अगर ये एक्सप्लोड होता है उसके बाद भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इट विल नॉट चेंज, कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है एक्सप्लोजन में। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 एक्सप्लोजन में, तो सेंटर ऑफ मास क्या वेलोसिटी चेंज करेगा? नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सप्लोजन के पहले भी और एक्सप्लोजन के बाद भी यू ही रहेगी, लेकिन जो पार्टिकल की यू रहेगी उसका डायरेक्शन रहेगा इसी डायरेक्शन में रहेगा, एक्स ही डायरेक्शन में रहेगा, उसका डायरेक्शन एक्स में ही रहेगा। लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्पीड उन्होंने दे रखा है, दैट इज v, इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि पार्टिकल वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में किस डायरेक्शन में जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में किस डायरेक्शन में जाएगा, वो बताएगा कि इस यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डेविएट होगा। तो अगर मुझे निकालना हो पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ अर्थ के फ्रेम में, तो उसको क्या लिखोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एंड प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दो।
तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो u के बराबर है और वो फिक्स डायरेक्शन में है, वो u के डायरेक्शन में फिक्स डायरेक्शन में है। एंड दिस वैल्यू इज फिक्स एंड इक्वल टू u है। अब इस वेक्टर में क्या करना है, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जिसका डायरेक्शन फिक्स है, इसमें आपको इसको ऐड करना है और इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने स्पीड दे रखी है, डायरेक्शन नहीं। इसका मतलब कि इस वाले एरो में आपको एक वेक्टर ऐड करना है जिसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हो तुम जिसका सेंटर ये एरो होगा, जिसका सेंटर ये एरो होगा इस सर्कल का, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो बराबर किसके होगा, इस भी के बराबर होगा। मतलब वो किधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है भी, 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 वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है भी। तो इस वेक्टर में जब तुम इसको ऐड करोगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो डेविएशन के लिए जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा, तो एंगल ये बनेगा। और इसको ऐड करते हो तो डेविएशन के लिए, रिजल्टेंट के लिए एंगल ये बनेगा। ये एंगल ज्यादा आ रहा है ना, और जितना ज्यादा एंगल आएगा उतना ही ज्यादा इस वॉल पे ज्यादा रेडियस बनेगी, क्योंकि अगर ये वॉल है जितना ज्यादा एंगल आएगा उतना ही ज्यादा रेडियस में पार्टिकल्स फैल सकता है। तो ये एंगल मैक्सिमम कब आएगा पता है, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो वेक्टर बने ना एक कॉमन टेंजेंट बन जाए इस वाले एरिया पे। मतलब तुम इसको ऐसे कर सकते हो, कॉमन टेंजेंट ऐसे, इसको दिखाएंगे कॉमन टेंजेंट इस तरीके से, और ये ऐसे दिस वन। जब ये 90 डिग्री बनेगा तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, और उसी केस के डेविएशन सबसे ज्यादा बनेगा। इसके अलावा तुम कोई भी पॉइंट मिलाओगे, ऐसे देखो कोई पॉइंट मिलाओगे उसका एंगल कम आएगा, कोई मिलाओगे कम आएगा, कम। सबसे ज्यादा एंगल ये बनेगा, और जितना ऊपर बनेगा उतना ही सिमेट्री से नीचे भी बनेगा, और उतनी सिमेट्री इधर भी, उतनी सिमेट्री इधर भी। अच्छा ये एंगल थीटा निकालना, इसकी स्पीड की वैल्यू क्या भी है, ये भी के बराबर होगा। इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, दैट इज v अपॉन u। इसका मतलब कि इस वॉल पे जब पार्टिकल जाएगा इस तरीके से टक्कर मारेगा, ये जो मैक्सिमम एंगल बनाएगा दैट इज थीटा, वो इसके बराबर आएगा। अच्छा ये रेडियस है और ये दूरी l के बराबर है। इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, r अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ इट इज l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इससे r की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज v अपॉन u रूट ओवर l स्क्वायर प्लस, ये हमें r ही तो निकालना था, इसको tan थीटा निकाल लो। यहाँ से tan थीटा किसके बराबर आएगा, इट इज tan थीटा इज v अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या बनेगा, r अपॉन l, तो व्हाट इज r इज v l अपॉन रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। देखो वी एल अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, अरे यहाँ गलत हो गया, साइन थीटा इज दिस वन, then tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो बनेगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक, ना अब इसको कंपेयर करा लो इस ऑप्शन से, इससे कंपेयर कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके
ये ट्वाइस का टर्म क्यों बन रहा? आगे ट्वाइस आ रहा ना। इसको कंपेयर किससे कराना है? दिस वन इज लैम्डा टू वी एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ रूट ओवर लैम्डा वन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो लैम्डा वन तो वन बनेगा, और जब इसको इधर भेजोगे तो लैम्डा टू टू बन जाएगा। लैम्डा टू टू है, लैम्डा वन वन है, लैम्डा टू टू है, लैम्डा वन वन है। ठीक है, ओके। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v make an head-on elastic collision with stationary particles of mass 2m. The kinetic energy lost by the lighter particle during period of deformation in this one. Kinetic energy lost by the lighter particle during, kinetic energy lost by the system of particles during, kinetic energy system. एकदम easy question है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्मॉल m पार्टिकल से स्पीड v से जाके 2m पार्टिकल जो स्ट्रेस है उससे टकराता है। ठीक है, टक्कर के बाद अच्छा ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने एनर्जी लॉस करेगा ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। वेलोसिटी क्या करोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ से क्या बनेगा? एम बी, यहाँ से बनेगा 0, यहाँ से बनेगा एम वी वन, यहाँ से बनेगा 2mv1। इससे v1 की वैल्यू क्या मिलेगी? दिस इज v/3। अब क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस लाइटर की, तो निकाल सकते हो डेल्टा के ऑफ लाइटर पार्टिकल्स m1 इज m इज डेल्टा के का लॉस। तो इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इसकी फाइनल एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, मतलब v/3 का स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन करा काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ सिस्टम को बताइए। तो यहाँ पे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है माइनस सिस्टम की फाइनल एनर्जी यहाँ पे दैट इज हाफ m इंटू वी वन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? हाफ 2m इंटू वी वन स्क्वायर। अब वी वन उठा के प्लेस कर दो, आंसर आ जाए। ओके, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। इसमें क्या रहा है कि एक अच्छा कंपैरिजन है, रेडो से लिया हुआ है। कह रहा है कि a tube of length L and radius are carrying a steady fluid whose density is rho and viscosity is eta. The fluid flow velocity depend on the distance r from the axis of tube according to this equation given the answer the following questions. चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाते हैं। जिसमें द सिलेंडर ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये बाहरी सरफेस है, रेडियस इसका कैपिटल आ रहा है, और जो इसमें लिक्विड फ्लो कर रही है, इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रही है, ऐसे जो लिक्विड फ्लो कर रही है, उसका सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे वेलोसिटी भी है। उस v की वैल्यू है दैट इज v0 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें पानी आई को फ्लो कर रहा है, और एक्सिस पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है दैट इज v0। आर की जगह से 0 प्लेस करके देखो, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, v0 आ जाएगी। एक्सिस पे वेलोसिटी v0 है, और जितना तो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। और सरफेस पे आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, कैपिटल आर तो वैल्यू 0। तो एक सिलेंडर है तो सरफेस पे वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सिस पे सबसे ज़्यादा है लिक्विड का फ्लो ऐसे। अब बीच में सेंटर पे लिक्विड बहुत तेज भाग रही है, ऊपर की तरफ धीरे भाग रही है, ऊपर की और धीरे, और सरफेस की 0 पे है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ट्यूब पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम फ्लो रेट बताना है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बताना है। तीसरा फ्रिक्शन फोर्स एक्सटेंडेड बाय द ट्यूब ऑन द लिक्विड, ये बताना है। चलो
कंफर्म है कि इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस क्रॉस सेक्शंस को आप इधर से देखिए, इधर से देखिए। जब इधर से देखेंगे तो आपको ये सर्कल नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आप सेंटर से स्मॉलर दूरी पे जाएंगे और डी आर थिकनेस का स्ट्रिप ले लेंगे। इस तरीके से आर दूरी पे गया, डी आर थिकनेस के स्ट्रिप सेलेक्ट किया, और इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करने के पीछे जो रीजन्स है ये है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी सेंटर पे है और दूर जाने वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, और यहाँ पे क्या हो जा रही है, जीरो जा रही है। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अच्छा, इस वाले डी आर थिकनेस से जो वॉल्यूम फ्लो रेट निकलेगा दैट इज रो ए भी, वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको डी क्यू बाई डी एल कर डी टी कर लेते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट इस वाले से डी क्यू बाई डी टी, इट इज रो डेंसिटी रो, ए इसका एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो स्ट्रिप है डी आर थिकनेस का, उसका एरिया क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। रो ए इंटू भी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, तो आर दूरी पे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रख दो, दैट इज वी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेट जीरो से लेके कैपिटल आर तक करेंगे। जैसे ही करोगे इंटीग्रेट आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्यू इज 2 पाई, रो बाहर वी नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर एंड लिमिट 0 से आर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये 10th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 11 में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए, इस पूरे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूब वॉल्यूम, ट्यूब का लेंथ एल के बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इंटीग्रेशन अगेन डी के बराबर हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ की वेलोसिटी भी है, यहाँ की वेलोसिटी भी है। अब डीएम रखना पड़ेगा, मास मतलब इस डी आर थिकनेस के लिक्विड का मास। तो आप क्या करेंगे, डी के बराबर हाफ, अब ये डी आर थिकनेस की एरिया निकालेंगे, एरिया, और ये एरिया एल लेंथ तक है ना, तो डी आर थिकनेस का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम, फिर डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा। तो डेंसिटी रो इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एल कर देंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगा। जो डी आर थिकनेस की लिक्विड है उसका लेंथ भी तो एल के बराबर है, एल तक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर इंटू एल, ये टोटल मास बन गया इंटू वी स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहाँ तक करेंगे, कैपिटल आर तक कर देंगे। तो इसमें से 2 से 2 कट जाएगा, रो पाई एल वी स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर लिमिट 0 से आर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नहीं, अभी इंटीग्रेट नहीं पाएगा, वी स्क्वायर बाहर नहीं आ पाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, उठा के प्लेस करना पड़ेगा। इस v की वैल्यू उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिएगा, यहाँ पे, और कर दे इंटीग्रेट, आंसर दे देगा। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ट्यूब है वो इस लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी विस्कस फोर्स, दैट विल बी विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये अप्लाई करेंगे। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ईटा ए डी बाई डी जेड, ईटा ए डी बाई डी जेड। तो जो एरिया बनेगा दैट इज ईटा ए, एरिया, इस ट्यूब का एरिया, ये पूरा पूरा ट्यूब का सरफेस ना, लिक्विड पे फोर्स वगैरह पीछे को, जब लिक्विड आगे भागेगी तो जो ट्यूब का सरफेस है उसके एरिया क्या बनेगा, दैट इज 2
पाई कैपिटल आर इंटू एल, ये बनेगा। अब डी बाई डिजिट निकालना है, दैट इज डी बाई डिजिट इज नथिंग बट डी बाई डी आर, डी बाई डी आर। इस आंसर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी आर दैट इज वी नॉट 1 का 0 और माइनस आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर क्या बनेगा 2 आर अपान कैपिटल आर। कन्फर्म है 4 का टर्म दिख रहा, आंसर में 4 का टर्म होना चाहिए सी पार्ट में। ओके, इस क्वेश्चन में आते हैं, आप सही से देखिए, इसको रीड करिएगा। इस डायग्राम को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है कि एक ये क्या वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है। वेइंग मशीन में प्लेट तो होता ही है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स की हाइट h है, उसमें एक पार्टिकल है जो स्पीड u से जा रहा है और फिर इसे टकराएगा, टक्कर होकर फिर नीचे आएगा, फिर इसमें ऐसे ना टक्कर मारता रहेगा, ऐसे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करेगा। और ये जो बॉक्स है वो इस प्लेट के साथ ग्लू से स्टिक है, ग्लू स्टिक दोनों में ग्लू स्टिक है, ताकि ये जो ऊपर टक्कर मारेगा तो ऐसा ना हो कि ऊपर उठ जाए, इसलिए ग्लू स्टिक है। अब क्वेश्चन में रीड कर लीजिए, कह रहा है कि अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg, इस बॉक्स का मास 2 kg है and height is 80 cm. Glue to the pan of the highly damped balance is placed on the small ball of mass 1 kg. इसके अंदर एक 1 kg का मास है। The ball is projected upward with speed 5 meter per second, high enough to collide with the lead and with the bottoms. ये जो स्पीड u है वो 5 के बराबर है और इतना है कि ऊपर से टकराता है फिर नीचे आता है। If these collision are perfectly elastic, collision elastic है देखना, average force FL, FB are exerted by the ball on the lead. FL जो है वो लीड ऊपर वाले सरफेस पे एवरेज फोर्स है इस पार्टिकल की वजह से, और एफ बी बॉटम सरफेस पे इस पार्टिकल की वजह से एवरेज फोर्स है। एंड डब्ल्यू इज द एवरेज रीडिंग ऑफ दिस बैलेंस। एज्यूमिंग लीड इज नॉट ओपन, बॉक्स डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द पेन, एसेटेट जी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एल, मतलब लीड पे जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ बी बॉटम सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, एंड फाइंड द एवरेज रीडिंग ऑफ बैलेंस फोर्स, फाइंड द एवरेज रीडिंग डब्ल्यू ऑफ द बैलेंस। इस जो बैलेंस है इसकी एवरेज रीडिंग कितनी है, तो वेइंग मशीन के पूछ रहा है, ये भी नहीं है ध्यान रखना सर। ये एवरेज रीडिंग ऑफ वेइंग बैलेंस लिखना, वेइंग बैलेंस, ठीक है। चलो अटेंड करते हैं, इस डायग्राम को व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 शुरू करेंगे, 13 14 15 बताते हैं। इस तरीके से पार्टिकल की स्पीड u है, हाइट h है, इस बॉक्स का मास है, इस पार्टिकल का मास है 2 kg है, 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 है, 1 kg है, एंड स्मॉल u इज 5। ओके, अब क्या होगा, अब होगा कि ये पार्टिकल्स पहले तो पता कर लेंगे कितने समय ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0.8 का हुआ ना, 0.8 बराबर ut, u कितना 5 इंटू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये है -10 इंटू टी स्क्वायर, तो एस पर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो टी की यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, ठीक है। फर्स्ट इज बताता हूँ, ओके, तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू आती है, एक आता 0.2 सेकेंड और एक आता 0.8 सेकेंड। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे 0.2 सेकेंड, क्योंकि ये पार्टिकल्स ऐसे जाता, तो जाने में जो टाइम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक वो 0.2 सेकेंड है, अगर ये लीड नहीं होता तो वापस ऐसे आके यहाँ तक आता, तो ये टाइम 0.8 सेकेंड होगा और ये टाइम 0.2 सेकेंड होगा। तो कौन सा टाइम हम सिलेक्ट करेंगे 0.2 सेकेंड, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, क्योंकि लीड उसको ऊपर जाने से रोक देगा, फिर ये इलास्टिक टकराएगा और फिर वापस आके इससे टकराएगा, फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें टकराते समय यहाँ की स्पीड क्या होगी, दैट इज v, क्या लिखेंगे v बराबर u प्लस 80, यू है 5 प्लस a की जगह पे -10 और टाइम लगा 0.2 सेकेंड, एंड व्हाट इज दिस वैल्यूज 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करेंगे हम लोग
बॉटम सरफेस की। ये बॉटम सरफेस है, तो मोमेंटम चेंज कितना आएगा? देखो, पार्टिकल्स इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे टक्कर मार रहा है, तो इस सरफेस पे जो मोमेंटम चेंज आएगा, देखो ये टक्कर मारा फिर ऊपर चला गया, व्हाट इज मोमेंटम चेंज? दैट इज 2mu। mu का मोमेंटम नीचे पर है, फाइनल मोमेंटम mu ऊपर हो गया, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? What is average force on the bottom is change in momentum. Change in momentum is what? That is 2mu upon time. टाइम मतलब इस, और एवरेज फोर्स पूछ रहा है ना, तो पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर टक्कर मारा, फिर उसी पोजीशन पे आ गया, उसी तरीके में। वेलोसिटी ऊपर कर रहा है ना, इनिशियली ऊपर कर रहा है, तो वही पोजीशन कैसे लेगा? यूं गया, टक्कर मारा, फिर ऊपर करा। व्हाट इज द मोमेंटम चेंज? 2mu। उसी में आने के लिए, उसी अंडरलाइन है, पार्टिकल ऐसे गया, फिर टक्कर मारा, फिर उसी पोजीशन पर, उसी वेलोसिटी ऐसे, फाइनल इनिशियल ऐसे। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? 2mu। और कितना समय लगा? पूरा ये टाइम और ये टाइम जोड़ दो, तो 0.2 सेकंड का डबल लगेगा ना, 0.2 सेकंड ऊपर जाने, 0.2 सेकंड नीचे आने, 0.4 सेकंड। और मास क्या दिया है क्वेश्चन में? पार्टिकल का 1 दिया गया, और यू क्या दिया गया? 5 डिवाइड बाई 0.4, तो 5 दूनी 10 by 0.4, 100 by 5, that is 25. The bottom force is 25 मीटर। किधर लगेगा? नीचे, धक्का नीचे मार रहा ना। अब हम बात करेंगे लीड पे फोर्स कितना लगेगा, लीड ऊपर वाले सरफेस पे। सेम वर्क, एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम से होगा अगेन 2mv एंड डिवाइड बाई टाइम, तो 2m मास 1 और v कितना था? 3, एंड टाइम कितना है? फिर वही टाइम, इनिशियल पोजीशन ऐसा है, तो फिर इसी पोजीशन का आने के लिए इसी पोजीशन बनेगी, यूं टक्कर मारेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर आ गया यहाँ पर, तो फिर टक्कर मार के फिर आया ना, तो मोमेंटम चेंज क्या आ गया? 2mv। और कितना टाइम? फिर वही टाइम, 0.2 का डबल, इट इज 0.4। दिस वन इज 15 न्यूटन। तो लीड का फोर्स जो है ये 15 होगा और बॉटम का 25 होगा, तो 15 एंड 25, तो लीड का 15, 25 इसका। अब वेइंग मशीन की रीडिंग आपको जाननी है, 15वां पार्ट में वेइंग मशीन की रीडिंग जाननी है। एबीडी बना दीजिए वेइंग मशीन की, तो वेइंग मशीन की जो एबीडी बनाएंगे, ये वेइंग मशीन है, हाँ, इस पे पैन पड़ा हुआ है, पैन के साथ ये पूरा पूरा स्ट्रिक है, तो इस बॉटम वाले पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, टॉप वाले पॉइंट पे ऐसे लगेगा फोर्स, दैट इज 15 न्यूटन एंड दिस इज 25 न्यूटन। और इस पूरे इसका जो वेट है, इस बॉक्स का जो वेट है दैट इज 2 kg, तो 2 kg को आप नीचे को दिखाएंगे, दैट इज 20 न्यूटन। आप पार्टिकल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि पार्टिकल तो हवा में रह रहा है ना, हवा में रह रहा है, और उससे जो कांटेक्ट आ रहा है उस कांटेक्ट पे आपने नॉर्मल फोर्स दिखा दिया। अब वेइंग मशीन की रीडिंग से नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर दिखेगा, नेट फोर्स बैलेंस कर दो, तो एन ऊपर 15 ऊपर, एन ऊपर 15 ऊपर, 25 और 20 नीचे, दैट इज 0 क्योंकि रेस्ट में। एन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 10, दैट इज 30, तो आंसर इज 30। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 18 पे। इसमें कह रहा है कि a spaceship of mass moving with the free space velocity u इंटर क्राउड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी रो है, लेंथ एल दिया गया है, स्पीड यू से जा रहा है। फॉर सिंपलिसिटी स्पेसशिप कैन बी मॉडल एज द सिलेंडर, सिलेंडर की तरफ से जो समझा जा रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज एस, द टाइम टू क्रॉस द क्राउड इज दिस वन, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने का टाइम अगर इतना लग रहा है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बताइए। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी रीड किया हूँ, वीडियो पॉज करो रीड कर लो। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। 16 ये क्लाउड है जिसका लेंथ एल के बराबर है। अब कंफर्म है कि जैसे जैसे पार्टिकल इसमें जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होगी, तो कंफर्म है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसी टाइम टी पे जाके। तो किसी टाइम टी पे जाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स पे गया, dx के स्ट्रिप लिया, और ये पार्टिकल टी टाइम पे, ये जो स्पेसशिप है वो टी टाइम पे यहाँ पे है,
जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस के बराबर है और स्पीड अब v हो गया है, कैपिटल वी है। जो स्पेस सीप है उसकी स्पीड अब v हो चुका है, जो कि पहले u के बराबर था यहाँ पे, और अगले डी टाइम में इतना क्रॉस करेगा। तो जब इसकी एबीडी बनाओगे तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। क्यों? जब ये स्पेस सीप ऐसे जा रहा है तो यहाँ का जो क्लाउड है वो इसको इधर धक्का मारेगा, क्योंकि क्लाउड रुका हुआ था और स्पीड v से आ रहा है और तुरंत उसी स्पीड को गेन करेगा क्लाउड। जब क्लाउड उसी स्पीड गेन करेगा तो क्लाउड पे धक्का इधर मारेगा, ताकि क्लाउड उस स्पीड को गेन करे, तो क्लाउड इस पे उल्टा धक्का मारेगा, उल्टा। तो थ्रस्ट फोर्स होगा। तो व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स? इट इज v रिलेटिव dm/dt। तो v रिलेटिव v है इस स्टैंड पे रिलेटिव वेलोसिटी क्लाउड की, ठीक है, स्पेस शिप के रिस्पेक्ट में या स्पेस शिप का क्लाउड के रिस्पेक्ट में v है, कि क्लाउड रुका हुआ है तो v रहने देंगे। dm/dt क्या है? dt टाइम में कितना मास क्लाउड पे आ रहा है, मास का इंक्रीज होना। तो कितना मास आ रहा होगा, इतना ही मास तो इस पे स्टिक कर रहा होगा, क्लाउड कितना ही मास तो इस पे स्टिक कर रहा होगा। तो मास क्या आएगा? क्लाउड की डेंसिटी रो इनटू इस छोटे सी dx स्ट्रिप का वॉल्यूम। वॉल्यूम किससे आएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया s इंटू dx। दिस इज dm/dt। तो dt टाइम में ये dx लेंथ कवर कर रहा है, अपन dt लिखोगे ना, dm ऐसे dt तो नहीं रहेगा। dm इज व्हाट? dm इज मास कम ऑन दिस स्पेस शिप इन dt इंटरवल। तो dt इंटरवल में इतना ही तो आया dm मास। तो ये dm मास है बेसिकली। दिस इज नॉट dm/dt, दिस इज ओनली dm, दिस पार्ट इज ओनली dm। तो dm मैंने लिख लिया यहाँ पे, s रो इंटू ds, दिस इज dm, dt को रहने। अच्छा, तो थ्रस्ट फोर्स आया है, इसी को तुम क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस स्पेस शिप का मास लिखना पड़ेगा, जो कि इनिशियल मास m है, लेकिन प्लस यहां से यहां तक का जो क्लाउड था ना, यहां से लेके यहां तक का जो क्लाउड था, वो पूरा क्लाउड ना स्पेस शिप के सरफेस पे आ गया। और स्पेस शिप का ये जो सरफेस है ना, थिकनेस इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, कंपेयर टू दिस लेंथ, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो इतना मास ना आ गया इस क्लाउड के ऊपर और उस पे आके चिपक गया, एकदम डेंस मटेरियल बना लिया चिपक के। ये मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए, एंड स्टिक टू इट कैन बी मॉडल्ड एज सिलेंडर when this will travel through then switch are constant। अच्छा लिखा नहीं है, बट स्टिक करने में तो सीधे बिल्कुल क्लाउड है ना, पहले क्लाउड में गैप था, जब चिपक गया तो पूरा सॉलिड बना लिया, सॉलिड बना लिया। तो पूरा जो मास होगा वो स्पेस शिप के ऊपर आ जाएगा, आगे सरफेस पर जाएगा, एकदम डेंस्ड होगा, जिसकी वजह से तुम कहोगे कि ये जो लेंथ है वो कंपेयर टू दिस लेंथ इज नेग्लिजिबल। तो कितना आएगा बताओ? ये वॉल्यूम कितना आएगा? इस वॉल्यूम का मास लिखोगे x इंटू एस, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास आ गया। x में s मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ गया स्पेस शिप का, ये बन गया। इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का v dv/dx लिख सकते हैं, v dv/dx, एक ही बात, मास इंटू गया। अच्छा, एक और चीज इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये कि dx तो इंक्रीज कर रहा है, dx सब कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, भी वेलोसिटी घट रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब एक माइनस साइन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर सके। डी भी नेगेटिव है ना, तो माइनस साइन यूज कर रहा हूँ। वैसे भी थ्रस्ट फोर्स इधर लग रहा है और थ्रस्ट फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, तो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, तो भी से भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये dx/dt क्या है? dx/dt से अगेन वेलोसिटी x की सेट से चेंज हो रहा है, वो स्पेस की वेलोसिटी तो है, तो इसकी जगह पे अगेन तुम भी लिख सकते हो। तो अगर इसको तुम ना कट करो बेटर होगा, तो इस dx/dt को इस v से कट कर दो। अब बन गया इतना, इसको करना इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो बनेगा dx/m प्लस x s रो का इंटीग्रेशन, ये है dv अपान v रो s, v इंटीग्रेशन 1 अपान रो s बाहर कर दो, लिमिट लिखना है
जब x की वैल्यू 0 है तो स्पीड u थी, और जब x की वैल्यू x होगी तो स्पीड v हो गया। अब कर दो इसको इंटीग्रेट। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करते हो ना, इसकी वैल्यू आती है विथ माइनस। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसकी वैल्यू इतनी आती है, इसको करोगे इंटीग्रेट। तो अब तुम क्या करो, इस v को लिख दो dx/dt। अब कर दो इंटीग्रेट टाइम निकालने के लिए। तो हम इसको लिखेंगे mu इंटू डी टी बराबर, इसकी इधर भेज दिया, इसकी इधर भेजेंगे, m प्लस एक्स रो एस इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन t बराबर 0 पे x की वैल्यू 0 थी, t बराबर t पे x की वैल्यू क्या होगी l, पूरा क्रॉस करना है ना, तो ये जो x आएगा वो l हो जाएगा। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है मैं लिख देता हूँ। ओके, तो इसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, इस फंक्शन करना इंटीग्रेट, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू उठा के प्लेस कर दीजिए, आपको 16, 17, 18 का आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आता हूँ। 19 में कह रहा है कि अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल इज partition into the two parts so that volume on one part is इतना times of that of other parts। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक चैम्बर बना दिया जाए। इसका वॉल्यूम V0 है, तो इसका वॉल्यूम क्या 2V0 है, थर्मली इंसुलेटेड है। इसमें 3 मोल नाइट्रोजन गैस है और इसमें 0.3 मोल नाइट्रोजन गैस है, इसमें 0.7 मोल ऑक्सीजन गैस है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज सेम, इसका टेम्परेचर T0 है और इसका भी टेम्परेचर T0 है। अ होल इज पंचर्ड इनटू द पार्टीशंस, इसमें एक होल कर दिया जाता है, यहाँ पे पार्टीशन में एक होल कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस लीक करती है। तो गैस डिफ्यूज होगी, इधर से इधर भी जाएगी और इधर से इधर भी जाएगी और इधर से इधर भी जाएगी, इस तरीके से जाएगी, चारों तरफ होमोजेनियस मिक्सचर्स जनरेट हो जाए। कह रहा है फाइंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग सिस्टम एंट्रोपी नियरेस्ट टू द इंटीजर एज्यूमिंग दैट गैस इज आइडियल। गैस को आइडियल मानना है तो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी में कितने का चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा बताइए। ओके, तो ये तो इनिशियल कंडीशन है और ये पूरा पूरा थर्मली इंसुलेटेड है। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी रीड किया हूँ, ये इरडो का क्वेश्चन है बेसिकली। तो थर्मली इंसुलेटेड है और इधर नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन है, तो कंसंट्रेशन की वजह से, डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होगा, इधर से गैस इधर जाएगी, इधर से गैस इधर जाएगी, इस तरीके से, ताकि चारों तरफ इक्वल होमोजेनियस पिक्चर बन जाए। ठीक है, और प्रेशर भी चारों तरफ इक्वल हो जाए इधर इधर का। तो फाइनल कंडीशन पे क्या आएगा, फाइनल कंडीशन पे इसमें आएगा कि चारों तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन होंगे। अब फाइनल टेम्परेचर T मान लिया। अब चूंकि पूरा सिस्टम क्या है, एडियाबेटिक है, लगा दें इंटरनल कंजर्वेशन सिस्टम पे टेम्परेचर पाने के लिए, तो यहाँ की इंटरनल क्या बनेगी NCVDT N.3। CB डायटोमिक गैस है, तो CB डायटोमिक गैस से क्या आएगा 5/2R NCV T0 प्लस यहाँ की इंटरनल NCV T0 N कितना है 0.7, CB ये भी डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन है, तो 5/2R NCVT इक्वल्स टू यहाँ पे NCVT, तो N यहाँ का भी 0.3 है, CB कितना है 5/2R वहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना आएगा N कितना है 0.7 N, CB कितना है 5/2R डायटोमिक गैस है इंटू T। सिंप्लीफाई कर दो तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया T0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल टेम्परेचर वही सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इज T0। अब गैस की इंटर एंट्रोपी बता करनी है, ये तो फास्ट प्रोसेस है, जैसे गैस उधर गई है, ये तो फास्ट प्रोसेस थी। अब फास्ट प्रोसेस का एंट्रोपी
हम सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक फार्मूला है dq/t का इंटीग्रेशन, बट वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे। एंट्रोपी चेंज जो आप देखते हैं ds, दैट इज dq/t का इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और यह फर्स्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बट एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। इससे मतलब नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आप फास्ट प्रोसेस से गए हैं कि स्लो प्रोसेस से गए हैं, एंट्रोपी सेम आएगी। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, और उस स्टेट फंक्शन होने की वजह से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आप किस प्रोसेस जा रहे हैं इससे मतलब नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही गैस से, इस गैस के लिए भी अलग से लिखेंगे एंट्रोपी चेंज स्लो प्रोसेस मानते हुए, और इस गैस के लिए भी लिखेंगे स्लो प्रोसेस मानते हुए। चलो, तो dq/t इसको दो पार्ट में चेंज कर लें। पहले गैस के लिए दैट इज dq1/t का इंटीग्रेशन प्लस dq2/t का इंटीग्रेशन, दूसरे गैस के लिए। तो इस गैस के लिए क्या लिखोगे, dq दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ du1/t प्लस pdv इस गैस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर, तो हर इंस्टेंट पे जो इस गैस का होगा वही स्लो प्रोसेस में, इक्वेशन स्लो प्रोसेस का ना, तो इससे यहां पे जाते समय पूरा गैस एक साथ जा रहा है ना सिस्टम पे, तो जो इस गैस का टेम्परेचर होगा वही इस गैस का टेम्परेचर होगा। अगर आप स्लो प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, चाहे जिस प्रोसेस से जाएंगे, अगर स्लो में जा रहे हैं और गैसेस मिक्स हो रही है, स्लोली गैसेस मिक्स हो रही हैं, स्लोली गैसेस आपस में मिक्स हो रही हैं, तो कल्पना करके देखो, अगर इधर से इधर गैस स्लोली मिक्स हो रही है तो हर जगह टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो T0 नहीं होगा, T1 होगा, बट इसका भी, इस N2 का भी T1 होना चाहिए। अगर इस स्टेट से इस स्टेट जाना है और दोनों गैस आपस में स्लोली मिक्स हो रही है, स्लोली रिवर्सल प्रोसेस के थ्रू, तो टेम्परेचर दोनों गैस का हर स्टेट पे सेम होगा। तो dq2 क्या लिखोगे, du2 प्लस pdv, अब प्रेशर भी सेम होगा, एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर T2। अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लो, तो इससे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ du1 प्लस du2 अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ pdv अपॉन t। ये इस गैस के लिए प्रेशर भी हर जगह सेम रहेगा, टेम्परेचर में dv1 आप अलग अलग कर सकते हैं आप प्लस, क्योंकि इसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, पता है क्यों जीरो आएगी, क्योंकि सिस्टम की इंटरनली में चेंज नहीं, ये पूरी वैल्यू जीरो बनेगी, तो जीरो हो जाएगी। अब वैसे भी देखो, इसका टेम्परेचर क्या है T0, इसका भी फाइनल क्या आएगा T0, इनिशियल टेम्परेचर सेम है, इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो बनेगी। प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, P की जगह पे, इस P की जगह पे स्लो प्रोसेस है तो nRT N1RT अपान भी लिख सकते हो इंटू dv का इंटीग्रेशन, प्लस इसमें भी यही करोगे तो ये t नीचे आ रहा है ना, t, तो t से t कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, N2RdV अपान भी बनेगा, ये भी उसी तरीके से। अब इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो, तो बनेगा दैट इज N1 इज 0.3 बाहर कर लो इंटू आर लिमिट dv अपान v। अब वॉल्यूम इसका कितना था, पहले v0 था, अब बाद में क्या हो गया 3v0 हो गया ना, टोटल पूरे चारों तरफ फैल गया ना। इसका क्या 0.7 r है, और ln करा इंटीग्रेशन dv अपान v चलेगा, और अगेन वॉल्यूम इसका 2v0 था, अब हो गया 3v0, इसको कर दो इंटीग्रेट, आएगा 0.3 r ln 3 बनेगा, ओके आ रहा 0.7 r ln 3/2 बनेगा। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग वैल्यू 5 आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पैरेलल ग्लास प्लेट, डिस्टेंस इतना इतना इतना। तो ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सर पे टेंशन में, कि पिछले टीपीटी में था क्वेश्चन, उसमें देख लेना। ओके, थैंक यू।